गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कृष्णपाल सिंह अध्ययनशाला प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेंस टेस्ट सीरीज 2019 का जो अपना पहला टेस्ट फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था 5 जुलाई को, ये उसका पेपर डिस्कशन है। हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में कि किस टाइप से क्वेश्चन राइटिंग अपनों को करनी थी, आपने कहाँ मिस्टेक्स की है या कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको अपन छोड़ के आते हैं और हम फिर स्कोर नहीं कर पाते मेंस के अंदर प्रॉपरली। तो उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको जो अपनी आंसर राइटिंग है उसको इन्हेंस करने में बहुत हेल्प होगी। तो ये जो पहला टेस्ट था अपना फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी का, इसके पार्ट 1 हमने पहला लिया था। पहला पेपर पार्ट 1 था जो कि हिस्ट्री होता है, उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि आप सब लोग पेपर के फॉर्मेट से तो भली भांति परिचित है। पार्ट 1 हिस्ट्री है जिसमें पहला क्वेश्चन 15 बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 1 या 2 लाइन में उनके आंसर्स देने होते हैं अपनों को। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, उनमें क्या लिखना था, कैसे उसको कवर करना था, कौन सी चीजें इंक्लूड होनी थी, उस पर डिस्कस करेंगे। इसका पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था मनसबदारी व्यवस्था। मतलब इसमें बताना था आप लोगों को कि मनसबदारी होती क्या है, तो इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी थी। आपको लिखने के 2 तरीके हैं इसके, या तो जैसे ये जो पेज का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपने क्वेश्चन नंबर डालने के लिए स्पेस मिलता है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। ये चीज सुनते जाना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ऐसे ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पर, ऐसे टोटल 24 लाइन्स होती है इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि वो है क्या। वो इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब लिखना शुरू करते हैं लाइन्स के अंदर, तो जैसे अपनों को लिखना है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप पॉइंट वाइज लिखें सीधे। देखो 1 या 2 पंक्ति में उत्तर देना है और 3 नंबर हमको अचीव करने हैं, 3 मार्कर है ये। तो इसको लिखना भी अपनों को उसी तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत मतलब इतना नहीं लिखना है कि अपना पेपर ही छूट जाए। ठीक है, तो कोई इंट्रोडक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मनसबदारी पूछा था, पॉइंट बनाए और सीधे लिखना शुरू कर दे। दूसरा पॉइंट बनाए सीधे लिख दे, तीसरा पॉइंट बनाए सीधे लिख दे। ये इस टाइप से लिखना होता है, इसमें कोई इंट्रोडक्शन बनाने की अपनों को आवश्यकता नहीं रहती है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज की। पहली फीचर्स इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। अब एक चीज समझना जो काम की है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे पहला क्वेश्चन था अपना मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी के ऊपर अपनों को पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना था कि मनसबदारी क्या होती है। इस चीज को समझिएगा। जैसे मनसबदारी है, लिखने को बहुत कुछ है, आप इसको 2 तरीके से लिख सकते थे। या तो मैंने अभी बताया था वैसे पॉइंट वाइज लिखें, या ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहली चीज यहां लिखें, दूसरी यहां लिखें, तीसरी यहां लिखें, ये फिनिश हो जाएगा। पहला कुछ नहीं लिखना है। इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखने का तरीका। दूसरा, ये एक पद सोपानिक व्यवस्था है। पद सोपानिक मतलब हायरार्की सिस्टम है। इट इज एन हायरार्की सिस्टम स्टार्टेड बाय अकबर। ये 2 पॉइंट लेके। और तीसरा, अगर आप कोई मनसबदारी का कोई फीचर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मनसबदारी का ईयर लिखना चाहते हैं ईयर लिख सकते हैं, तो उसमें भी नंबर मिलेगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। या आप 1-2 मनसबदारों के नाम लिखना चाहते हैं तब भी उस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कुल मिला के इसको 2 से 3 बातें अपनों को लिखनी है। 2 बात भी लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे, 3 बात लिखोगे तब भी आपको मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो या तो 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखो, तो इससे क्या है कि अपन वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं करते हैं और अपना काम भी जल्दी बनता है। और तीसरा, ये बहुत इंप्रेसिव नजर आता है, बहुत इफेक्टिव दिखाई देता है। तो मनसबदारी में अपनों को 3 चीजें लिखनी थी। देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन, चोलों का ग्रामीण प्रशासन, चोलाज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। चोलों का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट अपने लिखना था, चोलों के ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख उत्तर मेरूर अभिलेख में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चोल्स रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रहे हैं और उत्तर मेरूर अभिलेख मतलब एडिक्ट, उत्तर मेरूर एडिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये काम अधूरा है। क्यों? क्योंकि ये चोल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन सबसे बेस्ट मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख में। तो ये तो पहला पॉइंट लिखना ही लिखना है अपनों को। तो आप चाहो तो फिर से यही तरीका फॉलो कर लो, आप चाहो तो पॉइंट पे लिखो। पहला ऐसा एरो बनाया, स्टार बनाया, हैश बनाया, आपको जो पसंद आए वो बनाओ और सीधे लिख दो, चोल ग्रामीण प्रशासन का उल्लेख उत्तर मेरूर अभिलेख में किया गया है। ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख। दूसरा पॉइंट लिखना है, चोलों का ग्रामीण प्रशासन स्वायत्त व्यवस्था थी, या इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम। ये ऑटोनोमस था। क्यों था भाई? चोल के पास तो मंत्रिमंडल होता ही नहीं था ना, इसलिए तो उन्होंने गांवों को फ्री हैंड कर रखा था। और तीसरा, इस प्रशासन में उर
नगरम जैसी समितियां कार्य करती थी। तो आप चाहो तो और नगरम ऐसे करके लिख सकते थे, आप चाहो तो सीधे लिख सकते थे। शॉर्ट पॉइंट बनाना हो, जैसे आपको लग रहा है कि साहब मेरी वर्ड लिमिट क्रॉस हो रही है या मेरे पेपर छूट जाना है, तो आप पहले पॉइंट में शॉर्ट लिखो, उत्तर मेरूर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, पहला। दूसरा, यह एक स्वायत्त व्यवस्था थी, इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम। एंड थर्ड, उर एंड नगरम आर दी कमिटीज इंक्लूडिंग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इतना लिख दो, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ये 3 नंबर लाने लायक क्वेश्चन था, ये भी 3 नंबर लायक क्वेश्चन था। ये चीजें आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करनी है। शुरू में हो सकता है आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाओ, डरना नहीं है। वर्ड लिमिट क्रॉस हो रही शुरू में हो जाओ। पहली प्रायोरिटी में आप लिखना सीख लो, दूसरी प्रायोरिटी में स्पीड मेंटेन करेंगे तो स्पीड मेंटेन करने में वर्ड लिमिट मैनेज हो जाएगी। कई स्टूडेंट के साथ मैंने प्रॉब्लम देखी है, लास्ट प्रीवियस 6 to 7 ईयर से मैं देख रहा हूं कि उनको ये प्रॉब्लम्स आती है, बट उनको डरना नहीं है। बस आप तो लिखते चलो। लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन आपका इस टाइप से लिखो, पॉइंट बना के लिखो। एक तरीका ये भी होता है, आपने ऐसे एक लाइन खींच दी बढ़िया से और ऐसे ऐसे और ऐसे करके 3 पॉइंट लिख दिए। 3 बातें तो आपको लिख के आनी है। 3 नंबर अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट 3 मार्क्स, अगर आपको 3 मार्क्स अचीव करने हैं तो 3 पॉइंट्स तो लिख के आने हैं। यहाँ पर 3 बातें अगर लिख के नहीं आ रहे हो तो मान के चलना कि आपके यहाँ पर मार्क्स का इशू बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज तराइन, द बैटल ऑफ तराइन। तराइन के युद्ध को तो आप सीधे भी लिख सकते थे, डायरेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते। इधर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। यहाँ लिखना था मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, यहाँ भी मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ईयर लिखना था ईयर सीधे सीधे लिखना था आप लोगों को, यहाँ पहला और दूसरे का ईयर है लिखना था। तीसरा, वॉन बाय चौहान, वॉन बाय गोरी। बहुत सीधी सी चीज थी, बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। 1191 1192 दैट फिनिश, इतना लिख के फुल 3 मार्क्स आपको आने थे तराइन की बैटल में। मैं देखो मेंस के इस पेपर डिस्कशन में हमको ये नहीं सीखना है कि ये क्या है तराइन का, व्हाट इज द बैटल ऑफ तराइन, ये नहीं, ये तो आपको पता है तभी आपका प्री निकला है। मैं तो केवल यहाँ आपको ये डिस्कस कराऊंगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करके आना है। अगर आप ऐसे डिवाइड करके रिप्रेजेंट करते ये आंसर आपको बहुत बेहतरीन बनता, आप 3 नंबर ला सकते थे, फुल 3 मार्क्स अच्छी। नेक्स्ट इज रजिया सुल्तान, और रजिया के बारे में 3 बातें लिखनी। आप ये तरीका जो मैंने बोला ये फॉलो करो, ये तरीका फॉलो करो, या 3 पॉइंट बना के फॉलो करो, जिसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी आती है, जिसमें आपको लिखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी कॉपी बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन दिख रही है, वैसा लिखो आप। जैसे 3 पॉइंट बनाने थे, फर्स्ट लिखना था रूल्ड बिटवीन 1236 to 1240, ठीक है, 1236 से 1240 के बीच में शासन किया, पहला। सेकंड पॉइंट सबसे देखो इसमें 3 नंबर कब मिलते हैं, जब किसी के बारे में 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें बतानी होती। तो दूसरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन रूरल ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका, हिंदी में अगर बोले तो फर्स्ट फीमेल रूरल एम्परर बोल सकते हैं आप। इससे पहले और इसके बाद सल्तनत में कोई भी महिला शासिका नहीं हुई है। ये अगर 2 बातें लिख देते हो तब भी रजिया पर आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा आपको रजिया के बारे में कोई एक बात और लिखनी है, लिखने को तो बहुत है, लेकिन कोई एक बात भी अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरा समय बचाना है तो 2 बातें लिख के भी अगर आप आगे बढ़ोगे तो रजिया सुल्तान पर आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट देखो, इसमें होता क्या है, आप चाहो तो अध्ययनशाला, अध्ययनशाला नाम से अपना YouTube चैनल है। उस YouTube चैनल पर मैंने 3 मार्कर कैसे लिखते हैं उसका वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। मैंने 3 मार्कर की वीडियो डाले, 6 मार्कर और 15 मार्कर के वीडियो नहीं डाले हैं। 6 मार्कर और 15 मार्कर के वीडियो नहीं डाले क्योंकि 6 मार्कर और 15 मार्कर को लिखने का तरीका कॉमन है, एक जैसा है। सबसे ज्यादा घबराता व्यक्ति 3 मार्कर में, क्योंकि यह बहुत डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन तो पूरा फुल लेंथ एक स्टेटमेंट आ गया पूरा का पूरा। जैसे उसने बोल दिया कि साहब इसको डिफाइन करो, तो डिफाइनेशन में फिर डेफिनेशन लिखनी है। उसने कई बार एक साथ 3 मार्कर क्वेश्चन भी होता है जिसमें 1 वर्ड आंसर होता है। जब कोई डेफिनेट आंसर हो फिक्स 1 वर्ड तो उसका 1 वर्ड भी लिखोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे उसने बोल दिया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था। अगर ऐसा क्वेश्चन बोला तो एक इंसान का नाम है, फिर यहाँ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप व्यक्ति का नाम लिखो। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे लिखना लॉर्ड कैनिंग, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखना।
अगर डेफिनेट आंसर है तो वन वर्ड में लिख के आ जाओ, अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लिखनी है, और जब लिखने को बहुत हो और केवल ऐसा शॉर्ट लिख के छोड़ दे तो फिर अपनों को 3 पॉइंट्स उसके बारे में कम से कम मतलब 2 से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले लिख के आने हैं, जिसका तरीका या तो ये होगा या पॉइंट वाइज होगा या फिर ये एरो फॉर्म से आप बना सकते हो। जैसे नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज सुलह अ कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, अकबर की पॉलिसी है, तो आपको इसमें पहला पॉइंट तो लिखना था कि ये अकबर की साम्राज्यवादी नीति है, एम्पेरियलिज्म पॉलिसी ऑफ अकबर, ये अकबर की साम्राज्यवादी नीति है। दूसरा, अकबर ने इस नीति का उपयोग राजपूतों के लिए किया था, दिस पॉलिसी इज मेक्ड या फॉर्म्ड फॉर राजपूत, अकबर ने इसको राजपूत के लिए किया था। समझा भी देता हूं क्या था इस पॉलिसी में, अकबर एक्चुअली उदारवादी था, मतलब लिबरल थोड़ा नेचर रखता था, उदार और मित्रता मतलब फ्रेंडशिप, ये पॉलिसी अकबर की जो थी वो लिबरल और फ्रेंडशिप पर डिपेंड करती थी। तो इसने राजपूतों के लिए या तो लिबरल पॉलिसी अपनाई कि उसके स्टेट को फ्री कर देते थे कि नहीं हम नहीं ले रहे इसको आपके अंडर में, या उनसे फ्रेंडशिप कर लेते थे, तो इस पॉलिसी को सुलह कुल बोलते थे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना था स्टार्टेड बाय अकबर, सेकंड ये पॉलिसी राजपूतों के लिए बनाई गई थी, थर्ड ये पॉलिसी उदारता और मित्रता पर आधारित थी, दिस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन लिबर्टी एंड फ्रेंडशिप। ये 3 बातें आप लिखोगे सुलह कुल में फुल 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट वन इज जिंदा पीर। अब देखो ये 2 टाइप का क्वेश्चन है जिंदा पीर, ये एक डेफिनेट क्वेश्चन भी है और इनडेफिनेट भी। डेफिनेट मतलब जिंदा पीर हम सब जानते हैं, जिंदा पीर औरंगजेब को बोलते हैं, लेकिन चूंकि उसने ये नहीं बोला कि जिंदा पीर किसे कहते हैं या किसे कहते थे, वो बात जिंदा पीर ऐसा नहीं बोला, इसलिए अपने को 2 या 3 बातें तो लिखनी है, एटलीस्ट इतना तो लिखना है कि जिंदा पीर किसको बोलते हैं और दूसरा लिखना है कि जिंदा पीर क्यों बोलते हैं। तो फर्स्ट लिखना कि औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है, औरंगजेब इज नोन एज जिंदा पीर। सेकंड, क्यों बोलते थे, क्योंकि औरंगजेब धर्म के प्रति बहुत ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करता था और कुरान की आयतें, कुरान जो था उस कुरान को बहुत फॉलो करता था, कुरान की रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता था, इसलिए इसको जिंदा पीर बोलते थे। मतलब ये पीर फकीरों जैसा जीवन जीता था, ये सैलरी केवल 1 रुपीज लेता था जो गवर्नमेंट ट्रेजरी थी उसमें से, इसलिए इसको जिंदा पीर बोलते हैं, याद रखिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया ताकि आप 2 क्वेश्चन लिखो तो आपको समझ में आए कि क्या मिस्टेक्स होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलंदर कैसे लिखा जाता है। कलंदर वही सेम बाबर को कलंदर नाम से जाना जाता है, बाबर इज नोन एज कलंदर इसको क्यों बोलते, कलंदर का मतलब था दानी, जब बहुत ज्यादा डोनेट करता उसको कलंदर बोलते थे। तो ये कई बार क्या होता था कि अपनी सेनाओं में बहुत सारी चीजें डोनेट कर देता था, अपने लोगों को बहुत पैसे और चीजें बांटता था, इसलिए इसको कलंदर बोलते थे। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 बातें लिखोगे तो कलंदर में आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। लिखने का तरीका सेम, उसमें चेंज नहीं, जहां चेंज होगा मैं बताऊंगा। नेक्स्ट इज बसावन। जैसे भाई साहब ये भी अपना वापस से वो एक डेफिनेट व्यक्ति, जब किसी स्पेसिफाइड किसी व्यक्ति मतलब कोई नाउन यूज हो रही है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई बुक्स है, कोई किसी भी चीज का नाम है, तो उसको तो 3 पॉइंट लिखना 2 या 3 पॉइंट। तो बसावन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये मुगल कालीन चित्रकार था, मतलब इट वाज एन पेंटर, ये बसावन बहुत फेमस पेंटर थे। और दूसरे, इन्होंने अकबर के दरबार में सेवाएं दी थी, ये अंडर दी थ्रोन ऑफ अकबर के ड्यूरेशन में बसावन जो था एक फेमस क्या था, बसावन, दसवंत वगैरह ये जो सब थे ये अकबर के दरबार में होते थे और इन्होंने ही मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत की थी। तो आप अगर इसको स्पेसिफाइड करना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, मैं कवर कर सकता हूं, तो 3rd पॉइंट में लिख सकते हो कि ये उन चित्रकारों में शामिल है जिन्होंने मुगल कालीन चित्रकला को स्थापित किया था। तो इट वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ मुगल पेंटिंग्स या मुगल चित्रकला जो है उसके फाउंडर मेंबर में बसावन इंक्लूड होते थे। ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किताब उल रहला या किताब उल रेहाला भी बोलते हैं इसको। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, पहले तो पता होना चाहिए कौन। तो फर्स्ट तो ये पता हो कि किताब उल रेहाला कैसे लिखी, तो लिखना ये पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी, इब्न बतूता। दूसरा, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। तीसरा, 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दिल्ली आए थे, इनको दिल्ली का काजी बनाया गया था। फैक्ट बहुत है लेकिन किताब उल रेहला में लिखना है। अब लिखोगे क्या यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, ये पुस्तक ये बुक किसने लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी। दूसरा, इस बुक में उस समय के तत्कालीन भारत के फॉर्मर इंडिया, उस समय जो इंडिया था उसकी सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस
जो डाइवर्सिटी है उसका डिस्क्रिप्शन है। तो आप क्या लिखोगे, इस पुस्तक में भारत की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट लिखिएगा कि मोरक्को, ये इब्न बतूता 1333 में मोरक्को से भारत आया था। तो ये आपके 3 पॉइंट्स अगर हो रहे हैं तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे किताबुल रहला में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत, डिस्क्रिप्शन ऑफ अल बरूनी। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल बरूनी कौन था, मैं बता देता हूं, फिर आप लिख पाओगे 3 पॉइंट्स इसके बारे में। अल बरूनी एक्चुअली महमूद गजनवी जो था, उस गजनवी के साथ भारत आया था। गजनवी ने जब भारत के ऊपर 1 by 1 17 टाइम्स अटैक किए थे, उनमें ये अल बरूनी उनके साथ भारत आता था। इसने उस समय की भारत की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो लाइफ हुआ करती थी उसके बारे में बुक लिखी थी। बुक का नाम था तहकीक ए हिंद। लिखना कुछ नहीं है कि अल बरूनी ने अपनी यात्रा का वर्णन तहकीक ए हिंद पुस्तक में किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। तीसरा, इन्होंने तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। सेम तरीका लिखने का 3 पॉइंट्स, इसमें भी आपको नंबर मिल सकते हैं अगर आप पैटर्न फॉलो करोगे तो। नेक्स्ट, आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक एक्चुअली होता क्या, पहले तो बता देता हूं फिर लिखना शुरू करना। एक्चुअली बलबन ने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था, ठीक है, दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज। एक्चुअली ये मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो दीवान ए अर्ज का हेड होता था आरिज ए मुमालिक। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दीवान ए अर्ज इज नोन एज आरिज ए मुमालिक। इसका काम था आर्मी में जो भी एंट्रीज हो रही है उनको एंट्री देना, ठीक है, उनकी रसद वाली सारी, मतलब टोटल मैनेजमेंट ऑफ दी आर्मी। ये आर्मी का मैनेजमेंट करने वाला ऑफिसर्स होता था। इसकी शुरुआत बलबन ने की और इसके विभाग का नाम दीवान ए अर्ज था। तो आप लिख सकते थे कि सैन्य विभाग का प्रमुख, द हेड ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट। सेकंड, स्टार्टेड बाय बलबन। थर्ड, इसके विभाग का नाम दीवान ए अर्ज था, या डिपार्टमेंट ऑफ आरिज मुमालिक इज नोन एज दीवान ए अर्ज। ये 3 चीजें आप लिखते तो इतने में आपको पूरे 3 मार्क्स मिलते। लिखने का तरीका वापस से सेम, उसमें कुछ भी नया नहीं। जहां कहीं भी कुछ नया होगा लिखने को मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट इज पेशवा। जैसे पेशवा लिखना है तो आप वही तरीका इस टाइप से फॉलो करें। पहला लिखे, यह है मुगल, यह मराठा संघ के प्रधानमंत्री होते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा यूनियन। पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पेशवाओं के बारे में पहला लिखो कि पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, द फर्स्ट पेशवा वाज बालाजी विश्वनाथ। और थर्ड, मराठा यूनियन की ओरिजिनल पावर पेशवा के पास थी। मतलब एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर तो छत्रपति इनके ऊपर होते थे, बट छत्रपति सम लाइक टू प्रेसिडेंट और पेशवा सम लाइक टू प्राइम मिनिस्टर। तो आप लिख सकते हैं कि मराठा संघ की वास्तविक शक्ति पेशवा में निहित थी, या पेशवा वाज दी मेन या ओरिजिनल पावर ऑफ दी मराठा यूनियन। ये आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते थे 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कादरी सिलसिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार हम सिलसिले जो होते हैं ये जो सूफी आंदोलन पढ़ते हैं, सूफी मूवमेंट्स, उसमें एक आता है कादरी सिलसिला, जैसे चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी वगैरह आता है, उसमें एक सोहार वर्दी वगैरह, उनमें एक आता है कादरी। तो इसमें लिखना क्या था, पहला तो ये कि ये किसने शुरू किया, तो लिखिएगा कि ये इसकी शुरुआत की थी अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी, ये भारत से शुरू नहीं होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि इट इज स्टार्टेड बाय अब्दुल कादिर जिलानी। इसको अब्दुल कादिर जिलानी ने शुरू किया था, इसलिए इसको कादिरी सिलसिला बोलते हैं। और दूसरा, भारत में इसको कौन लाया था, तो भारत में नासिरुद्दीन महमूद जिलानी। तो नासिरुद्दीन महमूद जिलानी इंट्रोड्यूस दिस सिलसिला इन इंडिया। ये आप याद रखिएगा, ये 1428 में नासिरुद्दीन महमूद जिलानी इस सिलसिले को इंडिया लाए थे। तो ये ईयर लिखो, नासिरुद्दीन महमूद जिलानी का नाम लिखो, और फाउंडर है अब्दुल कादिर जिलानी। अगर 3 चीजें आप लिख के आते हैं तो इसमें पूरे 3 मार्क्स आप इसको ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, द टॉम्ब ऑफ एतमाद-उद-दौला। अब एतमाद-उद-दौला के मकबरा के बारे में भी सेम तरीका लिखने का, बातें बहुत है लेकिन लिखना कैसे। फर्स्ट, एक तो किसने बनवाया, तो इट इज फॉर्म्ड बाय या इट इज फाउंडेड बाय नूरजहां। इसको नूरजहां ने बनवाया था, पहला पॉइंट लिखना। दूसरा, दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग विच वर बिल्ड बाय संगमरमर या मार्बल। भारत में मार्बल से, कंप्लीट मार्बल से बनने वाली पहली इमारत एतमाद-उद-दौला का मकबरा ही है। तो 2 चीजें अगर आप इसके अंदर लिखोगे तो पूरे 3 मार्क्स लेके आओगे।
क्योंकि एतमाद-उद-दौला नूरजहां के फादर थे और इसका ये जो टॉम्ब था नूरजहां खुद ने बनवाया है। दूसरा, ये भारत में कंप्लीट मार्बल की पहली इमारत है, मतलब इस बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में मार्बल ही यूज हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर मंदिर फेमस क्यों है? क्योंकि आपको पहले तो पता होना चाहिए। तो अब महाबलेश्वर मंदिर में आप ये लिखोगे कि ये मंदिर महाबलेश्वर में स्थित है, तो ये जमते नहीं है। ठीक है, आप इसमें क्या लिखोगे, ये मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। तो दिस टेम्पल्स आर फॉर्म्ड बाय पल्लव एम्पीरियर्स। पल्लव एम्पीरियर्स तो जो थे उनने इसको शुरू करवाया था। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली। और थर्ड, इन्हें सप्त पेंगोड़ा, 7 पेंगोड़ा नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मंदिर रथ शैली में है। महाबलेश्वर के रथ मंदिर बोलते हैं, रथ शैली में है। और मंदिरों की संख्या 7 है। तो देयर आर टोटल 7 टेम्पल फॉर्म्ड इन रथ शैली, रथ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल का एक पार्ट है महाबलेश्वर के मंदिर। ठीक है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होते हैं। प्लस इनको 7 पेंगोड़ा भी बोलते हैं। तो लिखने को बहुत चीजें, कोई भी 3 चीजें लिख के आते, आपको पूरे 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है 3 मार्कर में। 3 मार्कर में तभी 3 नंबर ला सकते हो जब आप उसके बारे में एग्जैक्ट जानते हो। अगर आपको किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है तो मेंस में यहां वहां की बात मत करना। यहां वहां की बात करने से इंप्रेशन खराब होता है। एक भी बात सही से आती है तो एक लिखो, लेकिन पूरी सही लिखो, खराब नहीं लिखनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं 6 मार्कर 100 वर्ड का। 100 वर्ड का मतलब होता है एमपीपीएससी में जो आपकी कॉपी आएगी उसका पूरा पेज का 1 साइड, ये पूरी साइड अगर आप लिख रहे हो ना तो इसको ऑथेंटिक तौर पे 100 वर्ड्स मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 100 पेज मतलब 1 साइड ऑफ दी एमपीपीएससी मेंस कॉपी का फर्स्ट 1 फ्रंट पेज, 1 साइड। ठीक है, 1 साइड ओनली। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को लिखना कैसे है, तरीका, मेन चीज। जैसे क्वेश्चन है 3 पार्टी स्ट्रगल ऑफ कन्नौज, लिखने को बहुत कुछ है। अब इसमें क्योंकि ऐसा बोला है तो इसमें कोई पॉइंट दिखता नहीं हमको कि पॉइंट कैसे लिखे, तो कई बार आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं टेक्निकल हैंड से आया हूं, मेरी ग्रेजुएशन टेक्निकल हुई है, और आप देखना कि सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट टेक्निकल हैंड से आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि वो चाहे इस टाइप का क्वेश्चन भी क्यों ना हो, उसको भी वो पॉइंट्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से पॉइंट को चेक करना इजी होता है, क्योंकि जो वैल्यूअर होता है कॉपी का, उस वैल्यूअर के पास में आंसर जो आती है, आंसर कॉपी, वो भी पॉइंट्स के फॉर्म में होती है, की पॉइंट्स के। इसलिए पॉइंट में लिखोगे तो उसको की पॉइंट ढूंढने में इजी होगा, की पॉइंट ढूंढने में इजी होगा, तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ये पॉइंट माइंड में सेट करके चलना। तो आपने कुछ नहीं किया, जस्ट इंट्रोड्यूस दी कन्नौज 3 पार्टी वॉर। आप कुछ नहीं बोलोगे, आप इतना लिखोगे कि लगभग 200 वर्षों तक, मैं केवल एक बता रहा हूं आपको, ये लिखना आपको करना पड़ेगा बार बार प्रैक्टिस। लगभग 200 वर्षों तक कन्नौज पर सत्ता स्थापना को लेकर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में संघर्ष चला है, जिसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। द 3 पार्टी वॉर ऑफ कन्नौज इज फॉट बिटवीन प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूटा अप्रोक्सीमेटली अप टू दी सिंस 200 ईयर्स। लगभग 200 सालों तक ये हुआ है कन्नौज पे स्ट्रगल को लेकर, कन्नौज को कवर करने को लेकर। तो कन्नौज जीतना चाहते थे, इसलिए ये लड़ाई हुई। तो 3 पॉइंट्स लिखना था। अब पैराग्राफ चेंज करना है। ये जहां आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, पैराग्राफ चेंज करना। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे, यहां से शुरू करो। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से जुड़ी प्रमुख बातें निम्नानुसार है। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद 3 पार्टी वॉर ऑफ कन्नौज इज गिवन बिलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 6 मार्कर है। इंट्रोडक्शन का 1 कंक्लूजन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो भी कोई इश्यू नहीं है। फॉर्मेट का 1 मार्क समझ लो, और 4 से 5 पॉइंट तो आपको कम से कम लिख के इसके अंदर आने ही आने हैं। तब इसमें एक एक करके कन्नौज के जो भी फीचर्स आपको मालूम है लिखते चलो। जैसे इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हो रही है वो लिख दो। शुरू ये जो लड़ाई हुई थी ये पाल और प्रतिहारों ने शुरू की थी। देन बाद में कन्नौज, इसके अंदर राष्ट्रकूट इंट्रोड्यूस हुए। लास्ट में पाल सबसे पहले खत्म हो गए, पालों का इसमें पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। आगे चलकर फाइनल दिस 3 पार्टी स्ट्रगल इज वॉन बाय, या ये जीता गया, इसकी विक्ट्री इसमें प्रतिहारों की हुई। और आखिर में एक चीज लिखना, इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप तीनों राजवंशों का पतन हो गया। एक्चुअली आप देखो प्रतिहारों का भी इसमें पूरा डिक्लाइन हो गए, पाल भी डिक्लाइन कर गए और
राष्ट्रकूट भी डिक्लाइन कर गए। राष्ट्रकूट की डिक्लाइन से चालुक्य स्थापित हो गए, फिर से वेस्टर्न चालुक्य जिसको बोलते थे वो आए। पालों के डिक्लाइन होने से वहां पर सेन आ गए, और प्रतिहारों के डिक्लाइन होने से परमार, चंदेल, कलचुरी, चौहान, इस टाइप के बहुत सारी छोटी मोटी डायनेस्टीज भारत में आ गई थी। वो बातें आपको यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पर लिखनी है कंक्लूज क्या करना है। निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जीतने के लिए जो युद्ध हुए उसके परिणाम स्वरूप जीत केवल नाम मात्र की रही और तीनों राजवंशों का पतन हो गया, क्योंकि आप कोई इसको एंजॉय नहीं कर पाए ना, इसकी विक्ट्री को। ये इस टाइप की चीजें लिखनी है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हो सकता आप मैं जो बता रहा हूं इससे बेटर लिख के आ जाओ, हो सकता है मैं आप बता रहा हूं उससे अच्छा कंटेंट लिखो, लेकिन फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, कैसे लिख के आना है। तो इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिखने, देन उसको कंक्लूड करना है। अगर क्वेश्चन बहुत सीधा आता है कि विशेषताएं लिखो, तो फिर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसमें इंट्रोडक्शन शॉर्ट भी होता तो चल जाता, यहां इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा आपको ना। सेकंड क्वेश्चन, मालवा के स्थापत्य पर मध्यकाल के प्रभाव का वर्णन करें। अब एलोबरेट इफेक्ट ऑफ मिडाइवल ऑन आर्किटेक्चर ऑफ मालवा। मालवा के आर्किटेक्चर पर मिडाइवल का क्या इफेक्ट आता है ये लिखिएगा। अब मिडाइवल हम राजपूताना के वहां से शुरू करते हैं, तो राजपूताना के वहां से कौन कौन से डायनेस्टी जो है वो मालवा के ऊपर रहे हैं तो वो लिखे। तो पहले तो आप क्या लिखिएगा, मध्यकाल के दौरान मालवा पर परमार, प्रतिहार और सल्तनत शासकों में खिलजी और तुगलकों का शासन रहा है। ठीक है, मतलब आप ये इंट्रोडक्शन तो लिखना पड़ेगा ना कि मध्यकाल के दौरान मालवा पर परमार, प्रतिहार और सल्तनत के दौरान खिलजी और तुगलकों का शासन रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश में स्थापत्य को लेकर निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए, और वहां से फिर पॉइंट लिखना शुरू कर दो आप। फर्स्ट पॉइंट, तो जो भी ऐसे आपको नजर आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मालवा में पहली बार मस्जिदें बनना शुरू हुई है, क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत है इन्होंने मस्जिद बनाना शुरू की थी। उसके बाद इनने क्या क्या, परमारों ने जो बनाया वो चीजें यहाँ पर लिख दो, प्रतिहारों ने जो बनाया वो चीजें यहाँ पर लिख दो। सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जो मॉन्यूमेंट या जो जो स्ट्रक्चर्स मालवा में बनाए हैं वो लिख दो, और कंक्लूड कर दो। कंक्लूड क्या करोगे कि मध्यकाल की शुरुआत के दौरान जो स्थापत्य पर जो राजपूताना प्रभाव थे वो मध्यकाल के अंत तक आते आते ईरानी और फारसी प्रभाव में परिवर्तित हो गए। क्यों आप समझना, क्योंकि शुरू में राजपूत शासक थे और आखिरी में आप देखना कि जब सल्तनत थी तो इसमें अरबी और पर्शियन इफेक्ट्स आना शुरू हो गए थे। ये चीजें आपको इसके अंदर लिखनी होगी और कंक्लूड करनी है। अगर ये कर देते हैं तो आप यहां पर मान के चलेगा 4 to 4.5 मार्क्स ला सकते हो। 4 से 4.5 नंबर अगर लेके आए तो यकीन मानिएगा आपकी सेकंड क्लास जरूर कोई ना कोई पोस्ट लेके आओगे गारंटी के साथ। अब सेम क्वेश्चन, बलबन द्वारा किया गया ईरानीकरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईरानी किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन। कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले तो बलबन के बारे में एक लाइन लिखनी है, बलबन का रूलिंग टाइम लिखना है, बलबन कब से कब तक था, और अगला लिखना बलबन ने अपने राज दरबार का ईरानीकरण किया था जो इस प्रकार है। इतना लिखोगे इंट्रोडक्शन हो गया, इतने से ज्यादा नहीं। ये हम भी जानते हैं कि किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन जो थी ना वो ईरानीफिकेशन पे डिपेंड करती थी, पूरा उसने वही फॉलो किया जो ईरान पर था। देन उसके बाद लिखना शुरू कर दो कि इसने पेबोस को शुरू करवा दिया था, सिजदा शुरू करवाए थे, और इस तुलादान जैसी सारी प्रथाएं समाप्त कर दी थी। कोई भी डायरेक्ट जो था वो राजा या जो उस समय का बादशाह था उससे बात नहीं कर सकता था, सुल्तान से मिल नहीं सकता था डायरेक्ट। ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करता था इसके दरबार में। इस टाइप के फीचर्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। अगर ये लिखते हैं ये कंप्लीट है। इस टाइप के क्वेश्चंस में कंक्लूजन नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कंक्लूड करना भी है तो बिल्कुल आप इसको कंक्लूड कीजिए कि बलबन द्वारा जो दरबार का ईरानीकरण किया गया उसके परिणाम स्वरूप जो राजा का ताज था जो कि आमिरों के पैरों में रखा था उसकी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हुई। मतलब कि जो किंगशिप थ्योरी ऑफ बलबन जो थी ना, इसका मेन रिजल्ट ही यही है कि जो क्राउन की वैल्यू बिल्कुल वैनिश वैल्यू थी उस वैल्यू को इन्होंने स्टेबलाइज किया वापस से। एक राजा से लोग डरने लग गए थे, सुल्तान से लोग डरने लग गए थे। ये इस किंगशिप की मेन फीचर है, तो उसको आप कंक्लूड कर दीजिए, देन इट्स ओके।
नेक्स्ट पॉइंट, बिन तुगलक एक असफल शासक था, स्पष्ट करें। क्लियर दैट बिन तुगलक वाज अ फेल्यूर एम्परर। पहले तो आप लिख दो कि दिल्ली सल्तनत के दौरान फलाने टाइम से इसके टाइम पेन्यूअर, इस टाइम से टाइम तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया, इसे एक असफल शासक कहा जाता है क्योंकि, देन फिर से पॉइंट स्टार्ट कर दो वही, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी नीतियां असफल थी। इट इज एन फेल्यूर किंग। तो असफल नीतियों में इसके एक दो एग्जांपल बता दो, कौन कौन सी पॉलिसी, जैसे इसने कॉइन ऑफ चांदी का जो सिक्का इसके पास था उसको रिप्लेस किया था कॉपर कॉइन से, वो एक फेल्यूर था। इसके बाद इसने जो कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, चेंज की थी, वो इसका फेल्यूर था, ये लिख सकते हो। इसके बाद आगे लिखना अत्यधिक कट्टरता अपनाना, ये इसके फेल्यूर सिस्टम्स थे। तो वो इसकी असफलता को लेकर, या आप इतना समझ लो इस क्वेश्चन को माइंड में दूसरी तरीके से सोच के लिखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मतलब यूं लिख लो कि मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के कारण बताओ, बस। तो वो असफल क्यों हुआ, वो इसकी सारी कुछ फेल्यूर्स है, बस उन फेल्यूर्स को लिखो और कंक्लूड क्या करो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम जो थे, जिस उठाए गए कदमों के कारण जनता इससे नाराज थी, इसलिए इसको असफल शासक कहा जाता है। सफल या सक्सेसफुल किंग किसको बोलते हैं, जिससे जनता खुश हो। क्योंकि इससे जनता खुश नहीं थी इसलिए फेल्यूर किंग था, सीधी सी बात है। बस वही चीजें यहां पर क्लियर करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफॉर्म्स ऑफ इल्तुतमिश। वही वापस से इल्तुतमिश का इंट्रोडक्शन, इल्तुतमिश के सुधार निम्नानुसार है, या ऐसा इंट्रोडक्शन, इस टाइप का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना, सब में ऐसा लिख सकते हो। जैसे दिल्ली सल्तनत के दौरान, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान से शुरू करो। सल्तनत काल के दौरान 1210 से 1236, 1210 से 1236, सही मायने में देखा जाए तो 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। इसके प्रमुख सुधार निम्नानुसार है। द मेन रिफॉर्म्स ऑफ इल्तुतमिश आर गिवन बिलो, और देन पॉइंट वाइज इसके एक एक इसके रिफॉर्म्स गिनाते चलो। रिफॉर्म्स क्या, सबसे पहले इसने मॉनेटरी सिस्टम शुरू किया, मतलब पहली बार मुद्रा इसने शुरू की। इसके बाद परमानेंट मतलब आर्मी सिस्टम इसने शुरू किया। इसके बाद इसने पहली बार खुद को सुल्तान, जो वहां उस समय खलीफा से वैलिडिटी लेके आनी पड़ती थी, तो इसने खुद को सुल्तान घोषित किया और बोला कि आज से हम गुलाम नहीं सुल्तान हैं, वो इसने। इसके बाद इसने गजनवी की जो एंसेस्टर्स थे उनसे स्वतंत्रता का पत्र लिया था, क्योंकि ये गुलाम वंश था और गुलाम थे ये गजनवी के, तो इसने आज़ाद घोषित किया खुद को और सुल्तान बनाया था, इसका रिफॉर्म था। इसके बाद आमिर चालीसा की शुरुआत इसने की थी, इसका एक रिफॉर्म था। इसके बाद इसने जो था वो एक नई एक सिस्टम और शुरू किया था। इसने क्या किया था कि सैलरी देने के बजाय जो आमिर थे उन आमिर को ये जमीन का टुकड़ा, एक छोटी सी मतलब लैंड प्रोवाइड करता था। बोले कि हम ये लैंड दे रहे हैं आपको, ये लैंड आपकी, यहाँ के आप राजा, इस छोटी सी लैंड के आप राजा हो। तो ये परंपरा इसने शुरू की थी। इस टाइप की चीजें अपनों को लिख के आनी। दीज आर द रिफॉर्म्स ऑफ इल्तुतमिश। ये मतलब आप समझ लो कि इल्तुतमिश ही सही मायने में सल्तनत का संस्थापक है। द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ सल्तनत वाज इल्तुतमिश। ये रिफॉर्म्स लिखने थे और आखिर में कंक्लूड करना था। उपरोक्त सुधारों के आधार पर ही इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इट इज कंक्लूजन। ये कंक्लूजन से ये क्लियर हो रहा है कि हाँ, ये रिफॉर्म्स सही थे और रिफॉर्म की वजह से ही सल्तनत शुरू हुआ है, एग्जैक्ट देखा जाए तो ये चीज आप इसमें देख सकते हो। अभी तो जो मॉन्यूमेंट्स है, वास्तव में भी जो मॉन्यूमेंट्स है, जो फेमस मॉन्यूमेंट है जिसको अपन कुतुब मीनार बोलते हैं, वो भी इसी ने पूरा करवाया है। तो वो चीज आप इसके रिफॉर्म्स में लिख सकते हो कि ओरिजिनली द सल्तनत आर्किटेक्ट स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। ये भी इसका रिफॉर्म है, तो ये चीज इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब होता है जो पहले या तो था ही नहीं उसको शुरू करना, ये जो पहले खराब था उसको सही करना। तो दोनों ही चीजें रिफॉर्म्स में आती, वो चीजें इसके अंदर लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन प्रभाव का वर्णन करें। डिस्क्राइब द गुप्तन इफेक्ट ऑन कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मध्य प्रदेश में अनेक सांस्कृतिक विकास किए जो इस प्रकार है, ठीक है। और लिखते चलो, अकेला विक्रमादित्य जरूरी नहीं है, और भी लिखो। तो उस समय गुप्तन इरा में जो कुछ बना, चाहे मंदिर बने, चाहे यहाँ पर कोई केव्स बनी, गुफा वगैरह बनी, कोई मूर्तियां वगैरह बनी है, तो सब कुछ लिखते चलो। कल्चर में लिटरेचर अगर कुछ हुआ तो लिटरेचर लिख दो। इसके बाद कोई फेस्टिवल वगैरह होता था तो वो लिख दो।
इस टाइप की जो भी चीजें हो सकती है, साइंटिफिक कोई डेवलपमेंट हुआ है वो लिख दो, कालिदास का इसमें जिक्र आएगा, उज्जैन वगैरह में ये सब नाम आते हैं, तो इसको डिस्क्राइब करते चलो, इसके एक एक फीचर्स लिखते चलो कि गुप्तन एम्परर जो थे, जिसमें सबसे मेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उनने क्या क्या किया, जो उनने किया सब मालवा में क्यों किया, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सेकंड कैपिटल उज्जैन थी, इसलिए सारा इनका इफेक्ट मालवा पे दिखाई देता है या मध्य प्रदेश पे दिखाई देता है। तो लिखते चलो, भूमरा वगैरह जो थे, झांसी में देवगढ़ का मंदिर वगैरह, और ये सब लिखते चलो, ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल से लिखो। देन कंक्लूड करो कि मध्य प्रदेश की संस्कृति पर सर्वाधिक प्रभाव गुप्त काल का ही दिखाई देता है, इसीलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग बोलते हैं। द गुप्तन पीरियड इज नोन एज द गोल्डन फेज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। ये सब चीजें लिख दो, कंक्लूड हो जाएगा, बहुत इजी है। मुझे मतलब मेरा ही मानना है कि अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, एक लेक्चर में सारी चीजें फॉलो नहीं होगी, आई नो वेरी वेल, लेकिन 2, 3, 4, 5 लेक्चर पे आप जाओगे तो कंक्लूड कर जाओगे। सेम क्वेश्चन, हुमायूं के पतन के कारण, तो लिखेगा कि सल्तनत के एक प्रमुख शासकों में शामिल हुमायूं ने, ईयर लिख दो, से लेकर ईयर तक शासन किया, इसकी असफलता के या इसके पतन के कारण निम्नानुसार है। वही वापस से पॉइंट, इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन का, 4 से 5 या 6 पॉइंट, और देन कंक्लूजन। इसमें लिखते चलो, इसकी राजपूतों की प्रतिनीति, ठीक है, अफगानों में शेरशाह का इसके खिलाफ खड़ा होना, भाइयों का विद्रोह, ठीक है, इसने बाबर की बात नहीं मानी थी, बाबर ने बोला था कि साम्राज्य को बांटना नहीं है, एम्पायर के टुकड़े नहीं करने, इसने एम्पायर के टुकड़े कर दिए थे, इसके फेल्यूर के रीजन थे। और लिखना आखिरी में, हुमायूं के द्वारा उठाए गए कदम इसके पतन का मुख्य कारण बने, और इसके पतन की वजह से ही कुछ समय तक भारत से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। दिस वाज द कंक्लूजन। मतलब फॉर्मेट क्या है, इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट में इंट्रोडक्शन, दूसरे में इनके मेन पॉइंट्स, और तीसरे में कंक्लूजन। ये फीचर को फॉलो करो, हो जाएगा क्लियरली डायरेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप सीधे भी लिख सकते थे, हुमायूं के पतन के कारण निम्नानुसार है, द मेन रीजंस या मेन रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हुमायूं आर गिवन बिलो। क्यों? क्योंकि वो क्लियर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हुमायूं के पतन के कारण लिखने। तो अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं भी बना पा रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हुमायूं के पतन के कारण निम्नानुसार है, या रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ हुमायूं आर गिवन बिलो, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपकी स्पीड स्लो है तब डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट गिना के सीधे कंक्लूड कर दो, आंसर क्लोज। नेक्स्ट, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो सबसे पहले तो लिखना है कि अकबर एक सहिष्णु शासक था, इसने अपनी धार्मिक नीति के तहत एक नया धर्म इसने शुरू किया था, दिन ए इलाही की शुरुआत की थी, जिसकी प्रमुख विशेषता निम्नानुसार है। और इसके बाद दिन ए इलाही क्या था, 1 पॉइंट, इसके फीचर्स क्या क्या थे, इसमें इसने किस किस का जिक्र किया था, कौन कौन लोग ऐसे थे जो दिन ए इलाही को फॉलो कर रहे थे, ये दूसरे रिलीजन्स के ऊपर दिन ए इलाही को क्यों फॉलो करवा रहा था, ये लिख के कंक्लूड कर दो, ओके, ये अकबर की धार्मिक नीति कंप्लीट हो जाएगी। भाई धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी अकबर की क्या था, अकबर जो था खुद एक सहिष्णु राजा था, वो नहीं चाहता था कि सबके ऊपर धर्म थोपे, तो उसने थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया, बोले नो हिंदू नो मुस्लिम, आप तो आओ नया स्टार्ट करते, दिन इलाही शुरू किया था। तो वो अकबर की मेन धार्मिक नीति है। इसने मंदिरों को दान दिया, इसने गुरुद्वारों को दान दिया, इसने मस्जिदों को दान दिया, तो सबके प्रति अपनी वफादारी शो की इसने, वो अपनों को इसके पॉइंट्स में शो करना है। अगर वो लिखोगे अकबर का तो आपको मार्क्स फुल फाल मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन लिखना है तो आप क्लास 11th एंड क्लास 12th एमपी बोर्ड की बुक भी अगर उठा लिया अपना टेक्स्ट बुक, तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे आपको, और एमपीपीएससी में हूबहू वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को गारंटी के साथ में, आप फॉलो कीजिए उसको। भारतीय स्थापत्य पर अरबी और फारसी प्रभावों का वर्णन करें, तो लिखिएगा, भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के साथ ही, इंट्रोडक्शन है ये, भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के साथ ही स्थापत्य पर अरबी और फारसी प्रभाव दिखना शुरू हो गए, जो निम्नानुसार है। ये इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके क्या, जैसे मेहराब जो बनती थी वो फारसी और पर्शियन इफेक्ट है, पर्शियन एंड अरबी इफेक्ट है। गुंबद जो बनती थी, मीनारे जो बनती थी, ये सब पर्शियन इफेक्ट्स हैं, ये पहले नहीं होते थे। इसके अलावा दीवारों के ऊपर नक्काशी जो बनती थी उसमें भी केवल फूल पत्ते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बनाते थे ये, क्योंकि कुरान में मना किया गया है। तो इस टाइप की फीचर्स आप लिखो और कंप्लीट कर दो इसमें। इसके बाद लाल पत्थर का बेहतरीन उपयोग, संगमरमर का उपयोग, पित्रा-दुरा का उपयोग, ये अरबी और फारसी पैटर्न्स की शुरुआत है। तो इनको लिखो, देन कंक्लूड कर दो, ये क्वेश्चन का आपका पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है, ये चीजें आपको लिखनी ही पड़ेगी, जरूरी नहीं आप अरबी इफेक्ट और फारसी इफेक्ट अलग अलग नहीं भी लिखोगे चलेगा। अगर आपने पढ़ रखा और अरबी और फारसी इफेक्ट्स आप अलग अलग जानते हो तो आप अरबी इफेक्ट्स करके 2-3 इफेक्ट लिखा दो, देन फारसी इफेक्ट्स ऐसे भी लिख सकते हैं।
इंट्रोडक्शन लिख दिया, देन पहला पॉइंट बनाया अरबी इफेक्ट, अंडरलाइन की, 2-3 पॉइंट उसके अंदर बता दिए। दूसरा फारसी इफेक्ट पॉइंट बनाया, 2-3 पॉइंट इसके अंदर गिना दिए। इतने में भी आपको उतने, ये भी बहुत इफेक्टिव है, इसमें भी आप 4+ मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, लिखने का तरीका मैं बिल्कुल कंटेंट पे बात नहीं करूंगा, कंटेंट आप सबको मालूम है। मेन डिस्कशन का पॉइंट है कैसे लिखना था, क्या चीज नहीं छूटनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप छोड़ के क्या आते हो वो मुझे मालूम है, इसलिए मैं वही बता रहा हूं जो छूटती है। जो आप सब लिखते हो ना वो सब लिख के आते हैं, जो सबको आते हैं सब लिख के आते हैं, जो छूटती है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थलों का वर्णन करें। मेन इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट ऑफ मध्य प्रदेश डिस्क्राइब करने थे, तो आपको कुछ नहीं लिखना था, डायरेक्ट लिख सकते थे मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल निम्नानुसार है। फर्स्ट 1 उज्जैन, उज्जैन लिखा। उज्जैन को पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख स्थल निम्नानुसार, या यहाँ के प्रमुख स्थल हैं, ऐसा करके आप स्पॉट गिना दो। महाकाल मंदिर और ये 1 2 5 7 जो भी आपको जितने याद है, महाकाल मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर है, शनि मंदिर है, काल भैरव मंदिर है वगैरह, फिर मच्छेंद्रनाथ की दरगाह वगैरह सब यहीं पे, वो भी लिख सकते हो। दूसरा कोई ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर लिख दिया। थर्ड चित्रकूट। इस टाइप से करते करते कम से कम 5 या 6 प्लेस लिखनी है। आप केवल जगह का नाम लिख के मत आ जाना भाई, कोई जगह काई के लिए फेमस है वो नहीं लिखोगे तो काम नहीं बनेगा। इसका 2 तरीका, तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा केवल लिख दिया मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय धार्मिक दर्शनीय स्थल निम्नानुसार है। फर्स्ट लिख के बता रहा हूं एक आपको, आपने लिखा उज्जैन, फर्स्ट इज उज्जैन, ऐसे हेडिंग बनाई, ऐसे किया, क्लोज किया। पहला पॉइंट, इसे धार्मिक नगरी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और मंगलनाथ तीनों स्थापित है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में और मंदिरों के 4 5 7 के नाम गिना दिए। ये कंप्लीट हो गया। देन इसके नीचे यहाँ पर दूसरा ओमकारेश्वर, सेम उसके नीचे वैसे ही पॉइंट बनाओ फिर वापस से शॉर्ट। ये तरीके से भी 5-6 लिख के आओगे, आपको पूरे इस तरीके से तो आप 4 की बजाय 5 नंबर 5 मार्क्स भी ला सकते हैं। ये तरीका फॉलो करो, आपको इसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, तो आप भी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। आप उज्जैन लिख लो, महाकालेश्वर लिख लो, ओंकारेश्वर लिख लो, सतना लिख लो, महेश्वर लिख लो, इस तरह की प्लेसेस, सांची लिख लो। ये इस तरह की 5-6 प्लेसेस कवर कर लो, सफिशिएंट है। मोर देन अमरकंटक लिख सकते हो। ये 5-6 प्लेसेस आप कवर करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब प्लेसेस कवर करो तो पूरा एमपी कवर हो, नॉर्थ से भी हो, ईस्ट से भी हो, वेस्ट से भी हो, सेंटर से भी हो। डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं कि 5-6 प्लेस आपने मालवा के लिख दिया, अगर आप मालवा के हो तो, या आप बुंदेलखंड के तो 5-6 प्लेस बुंदेलखंड के लिख के आगे, मैं तो सतना मेहर भी लिखूंगा, मैं तो चित्रकूट भी लिखूंगा। आप कोशिश करो बुंदेलखंड कवर हो जाए, आप कोशिश करो बघेलखंड कवर हो, आप कोशिश करो नॉर्थ में चंबल वाला बेल्ट कवर हो, आप कोशिश करो चंबल वाला बेल्ट कवर करना तो आप दतिया वगैरह लिख सकते हो उसके अंदर। आप कोशिश करो कि बैतूल वगैरह के बेल्ट, सोनागिरी वगैरह ये चीजें कवर हो जाए। आप कोशिश करो कि मालवा वगैरह कवर हो जाए, छोड़ना कुछ नहीं, निमाड़ कवर हो जाए। 4-5-6 स्पॉट है तो एक लगभग सब जगह का जरूर लिखो, इस टाइप से लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, डिस्क्राइब द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश। लिखने का तरीका समझना क्या है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक खजुराहो है, दूसरा सांची, तीसरा भीमबेटका। आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर स्थल निम्नानुसार है। क्योंकि इसमें कोई इंट्रोडक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निम्नानुसार। देखो डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं करना, कम से कम एक लाइन में इतना तो लिखो निम्नानुसार है। मतलब जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश आर गिवन बिलो। अब 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आती है तो आप तीनों को एक साथ पैरेलल लिख सकते हैं, एक इधर चलेगा, एक इधर चलेगा, एक इधर चलेगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आती इसमें तो आप पहला लिखो खजुराहो, खजुराहो हेडिंग बनी, और इस टाइप से हेडिंग बना के यहां से लिखना शुरू कर दो। ये छतरपुर जिले में स्थित है। 1986 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। ये स्थान अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर चंदेल शासकों ने बनाए, और कुछ मंदिरों के नाम लिख दो, चतुर्भुज मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर, ठीक है, दुल्हादेव मंदिर, इस टाइप के मंदिर आप यहाँ पर 4-5 मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, इस टाइप की, लक्ष्मण मंदिर वगैरह, ये लिख दो, बस इतना कंप्लीट है। फिर दूसरा स्टार्ट करो खजुराहो के बाद यहाँ पर बुक स्टार्ट करो सांची, वापस से वही लोकेशन लिखो, लोकेशन कहाँ पर है,
जैसे लोकेशन लिखी, यह रायसेन जिले में स्थित है। दूसरा, 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह स्थान अपने स्तूपों के और स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। स्तूपों और केवल स्तूप नहीं है, स्तूपों और स्तंभ अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के स्तूपों का निर्माण, यहाँ के स्तूप अशोककालीन है, अशोक के टाइम के। ये बात यहाँ का बेसिक फीचर है, लिखना पड़ेगा अपनों को। और सांची का प्रसिद्ध सबसे बड़ा स्तूप जो है उसमें जो बुद्ध की नेल्स वगैरह और हेयर्स वगैरह रखे उसको नाम लिख दो, ये कंप्लीट है। सेम भीमबेटका के बारे में लिख दो। इस टाइप से अगर आप लिखोगे तो आप इसमें ज्यादा बेटर 4 to 5 मार्क्स ला सकते हैं। कोई किसी के माइंड में अगर ये डाउट हो कि सर 5 मार्क्स आते कि नहीं आते, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ 5 मार्क्स आते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस में 5 इधर और उधर 15 में से 13 लेके आए हैं, बिल्कुल आते हैं, मान के चलना, लेकिन अच्छे से लिखोगे तो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन करें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल आर्किटेक्ट्स। तो लिखेगा, लिखने का तरीका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेगा, मुगल काल मध्यकालीन स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। द मुगल पीरियड इज नोन एज गोल्डन फेज ऑफ मिडाइवल आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड द बेसिक फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर आर गिवन बिलो। मुगल कालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। फर्स्ट, इनके आर्किटेक्ट चार बाग पद्धति पर आधारित थे। अब अगर आप चार बाग पैटर्न लिख के नहीं आए तो कोई मीनिंग नहीं है आपका, मतलब आप मान के चलना कि आपने मुगलों के बारे में कुछ नहीं लिखा। सेकंड, दोहरे गुंबदों का उपयोग करते थे, डबल डोम यूज, ऊपर जो गुंबद बनते हैं वो डबल यूज करते थे, ये दो। तीसरा लिखना था, इन्होंने पित्रादुरा का उपयोग किया, मतलब कि स्टोन्स, जेम्स एंड स्टोन्स विथ मार्बल, यूज ऑफ जेम्स एंड स्टोन विथ मार्बल। जब मार्बल के ऊपर जेम्स एंड स्टोन रत्न चिपका देते हैं उसको पित्रादुरा बोलते हैं, ये इनका फीचर है। तीसरा, इनके जो आर्किटेक्ट होते थे वो बगीचे के बीच में होते, चारों तरफ गार्डन होते और बीच में मॉन्यूमेंट होता है इनका, ये इसका एक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगला लिखना है इसके अंदर आप लोगों को कि इनके मॉन्यूमेंट्स में जल का बहाव या जल का प्रवाह बहुत अच्छा होता था। या तो ये बहुत अच्छी नहरें बनाते थे उसके साथ में, या बीच में कहीं पानी रखते थे, या फव्वारे रखते थे, या पानी के बीच में ही बना देते थे। ये मुगल आर्किटेक्ट की बेसिक फीचर्स है, याद रखिएगा। तो ये चीजें अगर आप लोग लिखोगे तो ये सबसे बेस्ट है। इतनी लिखो, कंक्लूड कर दो। कंक्लूड क्या करोगे, मुगलकालीन स्थापत्य जो है उसमें क्या लिखना, मुगलकालीन स्थापत्य मिश्रित संस्कृति के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। मिक्स्ड कल्चर, क्योंकि इस समय पर्शियन, अरबी और तुर्की कल्चर भारत में स्टेबल हो चुका था, तो वो आप यहाँ लिखोगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गुलाम वंश के पतन के कारणों का उल्लेख करें तो आप लिखिएगा 1206 से 1290 तक सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम वंश के पतन के कारण निम्नानुसार है। वही इंट्रोडक्शन 1206 to 1290 तक ये गुलाम डायनेस्टी रहा। इसके फॉल्स के रीजंस गिवन बिलो, ठीक है। जब बलबन की कट्टर नीति, ठीक है, अस्थायी सेना होना, मंगोलों का बार बार अटैक होना, ठीक है, खजाने का खाली हो जाना, लोगों का सुल्तान के प्रति वफादार नहीं होना और आमिरों का सुल्तान के प्रति वफादार नहीं होना, इस टाइप के फीचर्स लिखो, देन कंक्लूड करो, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 100 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको लिखने का तरीका। अब क्वेश्चन आता है 300 वर्ड वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें लिखने का तरीका जो है वो है यही, वही इंट्रोडक्शन, वही मेन बॉडी, वही कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। लेकिन यहां पर चूंकि 300 वर्ड है, तब 300 वर्ड में क्या करना है, ये मेंस की कॉपी का जो एक पेज है ये 100 वर्ड, इसको लिखना है, इसके पीछे का जो आएगा पेज उसको कवर करना 200 और अगले पेज का भी एक पूरा कवर कर लो तो 300। हमको कोशिश करना है कि 1, 2, 3 से आगे नहीं बढ़ना। इस 3 में आधा लिख के भी कवर कर लोगे तो बहुत है, 300 से कम लिखो चलेगा, 300 पार नहीं करना है अपने को, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक आधी लाइन लिख देंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत में इसके सुधारों के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इज नोन एज रिफॉर्म, अलाउद्दीन खिलजी इज नोन फॉर इट्स रिफॉर्म विच आर गिवन बिलो। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार निम्नानुसार है, ठीक है। अब यहां पर आप एक चार्ट बना दो ऐसे। इसने 3 टाइप के रिफॉर्म किए थे, एक किया था राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म, एक किया था मार्केट रिफॉर्म और एक किया था आर्मी रिफॉर्म। इस तरह से यहां लिखा राजस्व सुधार, सैन्य सुधार और बाजार सुधार, ये 3 चीजें लिखी। उसके बाद पहले की हेडिंग बना दी राजस्व सुधार,
ठीक है, अब हमारे लिए 100 वर्ड का 100 वर्ड का 100 वर्ड का टॉपिक आ गया। अब इसको 100 वर्ड के हिसाब से कवर करो। जैसे कैसे, आपने पहला लिखा राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म, ऐसा लिखना शुरू किया, इसको हेडिंग बनाओ, लिखना शुरू करो। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों का उद्देश्य था एक स्थायी राजस्व प्राप्त करना, परमानेंट रेवेन्यू कलेक्शन का इसका मेन टारगेट था। ये चाहता था कि एक फिक्स अमाउंट का रेवेन्यू आए ही आए, ठीक है। तो क्या लिखना कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधार का मूल उद्देश्य एक निश्चित और बढ़ता हुआ रेवेन्यू इसको प्राप्त हो था, जिसके लिए इसने निम्नलिखित कदम उठाए। ये करके इसके स्टेप लिखना शुरू कर दो। जिसने इसने मापन मेजरमेंट शुरू किया, उसके बेसिस पर बिस्वा अपनाया था, ठीक है। बिस्वा के बिहाफ पर इसने कलेक्शन लेना शुरू किया। कलेक्शन भी ये कैश के फॉर्म में लेता था, केवल दिल्ली के नियर बाई जो था ये काई में लेता था, अनाज या उसके फॉर्म में लेता था, बाकी कैश के फॉर्म में लेता था। फायदा क्या हुआ कैश के फॉर्म में लेने से? कैश के फॉर्म में लेने से इसको बहुत बड़ी मशीनरी नहीं लगानी पड़ी, ज्यादा लोग नहीं लगे, तो खर्चा कम हुआ इसका। इस टाइप से लिखो। फिर रेवेन्यू रिफॉर्म्स हो जाए तो मार्केट रिफॉर्म, उसमें भी लिखना अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों का मूल उद्देश्य लंबे समय तक तो कीमतों को स्थिर रखना था। ये क्या चाहता था? मार्केट रिफॉर्म क्यों किया उसने? ये चाहता था कि लॉन्ग टर्म इसके मार्केट में लंबे टाइम तक कीमतें स्थिर बने रहे। इसके लिए इसने निम्नलिखित प्रयास किए, इसके इफर्ट्स लिखने शुरू कर दिए। इवन इसने कीमतों को स्थिर करने के लिए जो व्यापारी होते थे, जो इनके यहाँ बिजनेस करते थे, उनको ये मिनिमम सपोर्टिंग हेल्प करता था सब्सिडी देकर। बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ लोगों को रेशमी कपड़े मिले, तो उसके लिए आप सब्सिडी दे रहा हूं मैं, इसको कम कीमत पे बेचो, ये भी देता था। ये चीज लिखो। इसने बाजार को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो वो 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करके नाम बस लिख देना उनके। फिर अगला पॉइंट ऐसे लिखना, इसने बाजारों को 3 भागों में बांटा था, ऐसे लिखा और 3 पार्ट में बांट के बाजार के नाम लिख दिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस टाइप से चलने दो कंटिन्यूअसली। ये इस टाइप से इसका आंसर लिखना है, देन कंक्लूड कर देना उसको, ये हो जाएगा। पल्लवकालीन प्रमुख स्थापत्य शैलियों को उदाहरण सहित वर्णन करें। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट डेवलप बाय पल्लव्स। पल्लवों ने जो आर्किटेक्ट की स्टाइल डेवलप की थी उसका वर्णन। तो सबसे पहले लिखना पल्लवों को स्थापत्य की मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। आप ये तो लिखोगे कम से कम। उसके बाद शुरू करना, पल्लवों ने जो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली विकसित की, उसमें एक के पश्चात एक अनेक राजाओं ने इसको 4 अलग अलग चरणों में विकसित किया, जो निम्नानुसार है। फर्स्ट, मामल्य शैली अपन लिखते हैं, ठीक है। मामल्य, राज सिंह शैली, इस टाइप से जो इसकी 4 स्टाइल्स थी, मामल्य थी, नरसिंह वर्मन शैली थी, ठीक है, महेंद्र वर्मन की राज सिंह शैली थी, इस टाइप की अपराजित वर्मन की शैली थी। इसको एक एक करके लिखो, उसमें क्या होता था वो लिखो और उनके एग्जाम्पल लिखो। फिर दूसरे के बारे में लिखा, उसके एग्जाम्पल्स लिखे, उसके फीचर्स लिखे। तीसरे के बारे में लिखा, उसके फीचर्स लिखे, उसके एग्जाम्पल्स लिखे। जैसे कोई भी एक उठा लिया अपनों ने, मान लो मामल्य शैली ही उठाई, मामल्य स्टाइल, इसका पहला स्टेप था मान लो, तो मामल्य शैली के बारे में पहले लिखो ये क्या होती है उसके बारे में। फिर इसके फीचर्स क्या क्या थे, इसमें क्या क्या ध्यान रखते थे मंदिर बनाने में, और फिर इसके एग्जाम्पल लिख दो 2 मंदिरों के, 3 मंदिरों के, सेम चारों के लिखो। फिर कंक्लूड करो। इस प्रकार उपरोक्त चारों चरणों से जो शैली विकसित हुई उसे ही द्रविड़ शैली कहा जाता है। और कंक्लूड करके फिनिश कर दो। ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। आप मान के चले कि जो मैं तरीका बता रहा, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो 10+ मार्क्स लेके आएंगे। 3 कोई अटेम्प्ट करने में, 4 बता रहा हूं आप लोगों को। अब क्वेश्चन आता है पानीपत के तीनों युद्धों का वर्णन करें, तो इंट्रोडक्शन कैसे बनाना। इतिहास का रुख मोड़ देने वाले बड़े विशाल पानीपत के युद्ध, या इतिहास का रुख मोड़ देने वाले सबसे मुख्य युद्ध पानीपत के मैदान में लड़े गए। इतिहास में पानीपत के मैदान में लड़े गए युद्धों की संख्या 3 है। देयर आर टोटल 3 वॉर्स विच इज फॉट इन द ग्राउंड ऑफ पानीपत, ये लिख सकते हो, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। अब चूंकि एक एक बैटल को इंडिविजुअल आपको लिखना है, तो सेम तरीका, पहली ऐसी हेडिंग बनाई, लिखा पानीपत का प्रथम युद्ध, हेडिंग बना दी इस टाइप से, और वो लिखना शुरू कर दिया। उसके बारे में फीचर्स लिखने शुरू कर दो। पानीपत किसने लड़ा, कब लड़ा, कौन जीता, इसका इफेक्ट क्या हुआ। बैटल के बारे में क्या लिखना, कब लड़ाई हुई पहली चीज, कौन जीता दूसरी चीज, क्या प्रभाव हुआ उस बैटल का वो लिखना है। 3 चीजें तो याद रखनी, कब लड़ा, कौन लड़े, कौन जीता और क्या प्रभाव हुए। ये चीजें अगर लिख दी आप लोगों ने, 3-4 चीजें, कब, कौन कौन लड़े, कौन जीता और इसके प्रभाव क्या हुए, फर्स्ट बैटल के बारे में, सेकंड बैटल के बारे में, थर्ड बैटल के बारे में, ठीक है। तो आप 1526, 1556, 56 और 1761, अगर तीनों के बारे में इतना लिख दिया, फिर कंक्लूड कर दो।
क्योंकि पानीपत के मैदान में लड़े गए तीनों युद्धों के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे, इसलिए इनको इतिहास का रुख मोड़ देने वाले युद्ध भी कहा जाता है, या ऐसे इनको टर्निंग पॉइंट बॉटल बोलते हैं। क्योंकि पहला हुआ था बाबर का, तो यहां से मुगल आ गए, दूसरे से मुगल को रीस्टेबलाइज किया अकबर ने, फिर से फाउंडेशन किया, और 1761 में अहमद शाह अब्दाली की जीत के बाद मराठों का पतन शुरू हो गया था, मराठों का डिक्लाइन या मराठों का फॉल होना शुरू हो गया था यहां से। तो ये इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आप इसमें मार्क्स लाओगे। जैसे लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद पहला पॉइंट। अभी कुछ लोगों का एक क्वेश्चन जनरेट हो गया, सर वो इंट्रोडक्शन लिख नहीं पा रहे, नो प्रॉब्लम, गलत लिखो, कोशिश करो, 3 4 5 टेस्ट में आते आते आप लिखने लग जाओगे इन चीजों को। लिखा पानीपत का प्रथम युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऐसे हेडिंग बन गई, लिखना शुरू किया। यहां से लिखो, आप जहां से पॉइंट डाला उसके अगले ये लाइन छोड़ दो, इसके इधर से लिखो यह युद्ध 1526 में लड़ा गया, दिस बैटल इज फॉट इन 1526 लिखा। ठीक है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। दूसरा, इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, पहली बार भारत में तोप का इस्तेमाल किया गया। ये इस तरह की चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। देन ये कंप्लीट हो गया तो सेकंड स्टार्ट कर दो, वो कंप्लीट हो जाए तो थर्ड स्टार्ट कर दो। ये तरीका फॉलो करो। इससे लिखने में फायदा क्या है? इससे लिखने में फायदा ये है, एक तो आप पेज कम कवर होता है, वर्ड कम कवर होते हैं और चीजें सारी कवर हो जाती है। कम वर्ड में ज्यादा लिख पाते हो, यही टेक्निकल का स्टूडेंट करता है, इसलिए टेक्निकल का स्टूडेंट ज्यादा नंबर लाता है और वो सिलेक्ट अच्छे नंबर लाकर हो जाता है। ये ध्यान रखना, फॉलो करना है। लास्ट क्वेश्चन, परमार राजाओं के मध्य प्रदेश की संस्कृति में योगदान पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देगा कि मध्यकाल में प्रतिहारों के पतन के पश्चात मालवा पर परमार शासकों का अधिकार स्थापित हुआ। इनका मध्य प्रदेश की संस्कृति में योगदान निम्नानुसार है। क्योंकि इसमें राजा बहुत हुए हैं, हम सारा तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ राजा जिसमें इनका योगदान निम्नानुसार है। फर्स्ट में लिख दिया राजा मुंज का योगदान। मुंज ने जो भी इसमें काम किए थे वो, तो मुंज के 4-5 जो भी काम हैं वो गिना दो। देन राजा भोज का योगदान, राजा भोज ने भोज सागर बनवाया, भोपाल बनाया, भोजपुर मंदिर बनाया। भोजपुर मंदिर को तो मध्य भारत का सोमनाथ भी बोलते हैं, वो चीजें लिख दो। फिर ये खुद एक बहुत अच्छे राइटर थे, इनने कई सारे साहित्यकारों को रखा, महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मध्य भारत के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो ऐसे अगर आपको 2-3 राजाओं के बारे में लिखना, 2-3 लिखो, लेकिन मुंज और भोज राजा 2 तो कवर होने ही चाहिए। 2 के बाद अगर आपको और कोई राजा के बारे में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वो लिखना आपके लिए एक्स्ट्रा फीचर होगा। अगर ऐसा लिखते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। अब लिखने का तरीका वापस से वही है, इसी टाइप से। यहाँ लिख दिया राजा मुंज का योगदान, द रोल ऑफ राजा मुंज या द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा मुंज, और उसके 3-4 फीचर गिना दिए। धार को राजधानी बनाया वगैरह सब, धारा नगरी बसाई है, भोजशाला बनाई, बहुत सारी चीजें। फिर राजा भोज का योगदान, राजा भोज का पार्टिसिपेशन में या राजा भोज का रोल क्या रहा वो लिखा, और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया 1 by 1। इसके भी इस टाइप से गिनना शुरू कर दी। अगर इस टाइप से लिखोगे इसको तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करोगे। अब क्योंकि क्वेश्चन क्या था, संस्कृति में योगदान था, तो केवल आप मॉन्यूमेंट से लिख के मत आना। इनने कोई आर्ट के फॉर्म में, कोई भी लिटरेचर के फॉर्म में हो सकता है, कोई फेस्टिवल के फॉर्म में हो सकता है, जो भी नया शुरू किया, सिटी हो सकती है, कुछ भी इन्होंने बनाया, वो सब कुछ अपनों को इसके अंदर लिखना है। तो ये 15 मार्कर 300 वर्ड के क्वेश्चन हुए। तो लिखने का तरीका लगभग सबका मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा अपनों को क्वेश्चन को मॉडिफाइड अपने हिसाब से करते आना चाहिए। हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनों को कन्वर्ट होने की फिजिबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कंटिन्यूस 1 by 1 एक के बाद एक लिखते चलो। जब कई सारे क्वेश्चंस लिखते चलो, आप बिल्कुल पहले टेस्ट में मत सोचो कि मेरे को बहुत अच्छा लिखना है। आप ये कोशिश करो कि मुझे सारा लिखना है और सही से कोशिश करो। 2, 4, 5, 6 टेस्ट में जो मैं बता रहा हूं, अगर ये फॉलो कर जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे श्योरिटी के साथ में। तो ये वीडियो आपको नेक्स्ट पेपर के पहले, अगर इसको आप अच्छे से देखते हो तो नेक्स्ट पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट पेपर में आप इस वीडियो को फॉलो करें। इस वीडियो के जो टर्म्स मैंने आपको बताई, चीज़ें जो आपको इसमें बताई है, उनको फॉलो करें। आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे, और अगर बहुत अच्छा लिखा तो मेंस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।